नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे श्रीनगर, आपको लिए चलेंगे। आपको बताते चले यासिन मलिक के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर यासिन मलिक की कोर्ट में पेशी पर आज श्रीनगर के कई इलाके बंद हैं और यासिन मलिक की आज यहां दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो रही है और यासिन मलिक को आज यहां पर सजा सुनाई जा सकती है। और साथ ही साथ आप देखिए, एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक को दोषी पहले से ही करार दे दिया है। इससे पहले आप समझिए, लगातार यासिन मलिक के हवाले से ही खबर देखने को मिल रही थी कि आखिर 25 मई का दिन यहां पर निर्धारित किया गया है। एनआईए कोर्ट की तरफ से यहां सुनवाई होनी थी और साथ ही साथ बड़ा फैसला जो है वो आज देखने को मिल सकता है कि फांसी होगी या फिर उम्र कैद होगी। ये दोनों सवालिया निशान कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि गुनाहों पर कोर्ट का फैसला किस तरह से यहां पर आ सकता है और आज ये बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। यासिन मलिक ने कोर्ट में कहा कि वह यूएपीए की धारा 16 जो कि आतंकवादी गतिविधियों, 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाने, 18 जो आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने और 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक साजिश व 124 ए जो कि देशद्रोह के तहत खुद पर लगे हुए आरोपों को चुनौती नहीं यहां पर वो देना चाहता है। इस तरह से बात यहां कोर्ट के अंदर कही गई है। और प्रतिबंधित संगठन जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासिन मलिक को दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने आज यहां पर लाया है और दिल्ली की कोर्ट के अंदर जब लाया गया है तो जाहिर तौर पर आज सुनवाई भी होगी और उसके बाद बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इससे पहले लगातार आपने देखा कि यासिन मलिक की पत्नी किस तरह से गुहार लगाती हुई नजर आई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, इमरान खान से वो गुहार लगाती हुई नजर आई हैं कि बातचीत की जाए और इसके बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट, यासिन मलिक की कोर्ट में पेशी पर आज श्रीनगर के कई इलाके बंद हैं और यासिन मलिक की आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो रही है और यासिन मलिक को आज यहां सजा सुनाई जा सकती है और एनआईए कोर्ट की तरफ से पहले ही यहां यासिन मलिक को दोषी करार दे दिया गया है। हमारे साथ सीनियर सहयोगी हमारे सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से आप देखिए 25 मई का दिन निर्धारित किया गया था, आज एनआईए कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है और कश्मीर के अंदर की अगर बात करें तो कई इलाके बंद है। किस तरह से और अपडेट है, क्या कुछ है सूरत हाल वहां? देखिए, जम्मू कश्मीर में चूंकि 25 मई 2022 की तारीख आते आते आज सुबह श्रीनगर शहर के हम माइसमा इलाके में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पाएंगे कि दुकानें बिल्कुल बंद है, लेकिन निजी का ट्रांसपोर्ट जो है, जाती ट्रांसपोर्ट जो वो इक्का दुक्का चलता नजर आया। और इस गली के आगे जाकर चूंकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट इतना ज्यादा नहीं है तो यासिन मलिक की रिहाइशगाह जो है वो इस आगे के कॉर्नर में चलकर लेफ्ट की तरफ है और यहाँ पर भी दुकानें, कारोबारी इदारे जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। यासिन मलिक को कई केसों में कन्विक्ट करने के बाद 25 मई यानी आज बाद दोपहर जो सजा उनको सुनाई जाएगी उसका फैसला आया चाहता है कुछ देर बाद। लेकिन उससे पहले बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी ग्रुप के, किसी हड़ताली कॉल के श्रीनगर का माइसमा इलाका, डाउनटाउन, सिविल लाइन्स एरियाज, लाल चौक और आसपास का इलाका, कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है। और फ्रंट सरबराह की इस आज के इस फैसले की कड़ी से पहले जम्मू कश्मीर में सदर जिला मकामात पर भी कई एक जगहों पर दुकानें, कारोबारी इदारे बंद हैं। लेकिन चूंकि इनका आबाई इलाका है, ये हमेशा एहतजाजों में रहता था, यहाँ पर बहुत ज्यादा पथराव के वाकयात होते थे। और यासिन मलिक के हवाले से जब आप कन्विक्ट होने के बाद उनकी तस्वीर सामने लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस सूरत-हाल का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरह से आप देखिए बंद जो है वो रखा गया है कि आखिर कोई प्रदर्शन ना हो या फिर जिस तरह से कोई पत्थरबाजी की घटना ना हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से एहतियात बरती गई। देखिए, बंद प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है, ये लोगों ने किया है यासिन मलिक के हक में, जिनके खिलाफ जो कोर्ट का कन्विक्ट ऑर्डर आया है। उसके बाद जो कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा, 3 सूरतें फैसलों में आ सकती है, या यासिन मलिक के खिलाफ उम्र कैद हो सकती है, सजाए मौत हो सकती है, या तीसरा ऑप्शन जो इस वक्त एनआईए कोर्ट में जब ये फैसला आ जाएगा उनकी पहली मुद्दत जो जेल में गुजरी है उसको कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि यासिन मलिक ने अपना वकील लेने से इनकार किया, अगर वकील कंटेस्ट करता तो शायद फैसला और सख्त हो सकता था। लेकिन यासिन मलिक ने कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में खामोशी से सारी सूरत-हाल को, कार्रवाई को देखते रहे, जुबान तक नहीं खोली बल्कि अपने वकील को इस केस से हटवाया। इस तरह से चुप्पी जो है वो साधी गई है क्योंकि जिस तरह उनकी पत्नी भी कल
अगर देखा जाए वीडियो में लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें उनकी पत्नी और उनकी बच्ची इमरान खान से गुहार लगा रही हैं कि सामने आए और बात करें प्रधानमंत्री के साथ कि किस तरह से यहाँ पर जेल के बाहर यासिर खान को यहाँ लाया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त एनआईए कोर्ट के अंदर पूरी तरह से पूछताछ चल रही है। वहां से कोई अपडेट सामने आई है ताजा? वहां क्या कुछ चल रहा है तजम्मुल? देखिए, एनआईए कोर्ट पटियाला से जो तफसीलात मेरे पास है, चूंकि आपने फैमिली का पहले जिक्र किया, यासीन मलिक वो वाहिद लीडर है जम्मू कश्मीर के इस मौजूदा सूरत हाल में जिनकी फैमिली पाकिस्तान में है, उनकी बच्ची, उनकी अहलिया और उनके जो बाकी रिश्तेदार, जो बाकी घर उनका मायसमा में है, उन फैमिली मेंबर्स को अपने घर से किसी दूसरी जगह शायद फोर्सेस ने मुंतकिल किया हो। इसके बारे में तफसीलात कुछ देर बाद आएंगी। लेकिन एनआईए कोर्ट की तरफ से जो आज की 25 तारीख मुकर्रर कर दी गई है, उसमें फैसला आने में कुछ वक्त और लग सकता है। किस तरह का फैसला होगा, लेकिन जो कानूनी माहिरीन बता रहे हैं, जो लॉ ल्यूमिनरीज बता रहे हैं, उनके मुताबिक यासिर मलिक ने जो अपना वकील हटाया केस से, इसका गालिबन ये मतलब हुआ, इसके कई माने निकाले जा सकते हैं। या तो यासिर मलिक साहब इस पूरी कार्रवाई को एक आई विटनेस के तौर पर देखना चाहते हैं, फैसला जो मर्जी है वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यासिर मलिक के वकील को दिफा करने का हक था। और जिस तरह से कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और बाकी लीडरान ने कहा कि यासिर मलिक को इस एनआईए कोर्ट पटियाला के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है, वहां पर वो अपील कर सकते हैं, उस अपील को कंसिडर किया जा सकता है, उसको खारिज किया जा सकता है। लेकिन जो सीरीज ऑफ लीगल लुमिनरीज बता रहे हैं, जो सीरीज अभी तक चली, उसमें यासिर मलिक ने, जहां एक तरफ ज़राए इब्लाग सोशल मीडिया कहता है हमने एतराफ किया, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है, जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त लीडरशिप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, JKLF और बाकी तंजीमों की बंद है, बहुत सारे मेन स्ट्रीम लीडर कहते हैं कि उन्हें कोर्ट ट्रायल में मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन यासिर मलिक ने जिस तरह से अपने लगे ऊपर इल्जामात, जिसमें देशद्रोही के मुकदमात है, जिसमें बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसमें यासिर मलिक को कहा जाता है कि उनके इस अमल से, इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर में सूरत हाल अमन की तरफ जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो चुका है। गालिबन इसका सारा मामला कोर्ट में दोपहर के बाद आ जाएगा और यासिर मलिक पे लगे मतलब कहने का ये है तजम्मुल की सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी जो है वो डाली जा सकती है यासिर खान की तरफ से, कुछ ऐसा? देखिए, कानूनी माहिरीन बता रहे हैं कि अगर कोर्ट का फैसला, एनआईए पटियाला कोर्ट का फैसला आ सकता है और यासिर मलिक को मिसाल के तौर पर कोई सजा दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद यासिर मलिक को, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री और लीगल आसपास में एड हमेशा हमारा साथ रहा है, लेकिन यासिर मलिक इस सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ताकि उन पे लगे जो आरोप, इल्जामात है, उसको दोबारा डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच में बिठाकर इसको दोबारा आपको आई विटनेस लाने होंगे। आपको याद होगा आशा, अगर आपको वहीद परा का केस जब एनआईए कोर्ट में चालान पेश किया गया था, उन्होंने कंटेस्ट किया था और परा ने अपने वकील को उस केस के सामने में लाया था। बाद में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन एनआईए को दी थी कि फौरी तौर पर जो एविडेंसेस, जो डिजिटल एविडेंसेस है, जो ह्यूमन एविडेंसेस हैं, उनको पेश किया जा सके। लिहाजा मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट है अभी, और इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाजा यासिर मलिक की तरफ से खटखटाया जा सकता है। लेकिन यासिर मलिक ने फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिलहाल आप देखिए कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यासिर मलिक यहाँ पर अपने पूरे जुर्म को यहाँ कबूल करते हुए नजर आए हैं। एनआईए कोर्ट के अंदर पूरी तरह से पटियाला हाउस के अंदर आप देखिए सुनवाई लगातार चल रही है, कोर्ट रूम के अंदर उन्हें लाया गया है। लेकिन अब तजम्मुल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली जाए। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बारामूला आपको लिए चलेंगे। आप देखिए बारामूला से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है और जिले के करेरी इलाके में ये मुठभेड़ लगातार शुरू हुई थी और पुलिस का एक जवान भी शहीद बताया गया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और मुठभेड़ स्थल से यहां भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला बारामूला के करेरी इलाके से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सुबह से ही लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी और मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और जिले के करेरी इलाके में मुठभेड़ में यहां पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है। लेकिन बड़ी सफलता यहां सुरक्षा बलों को हाथ लगती हुई नजर आ रही है, जहां पर 3 आतंकवादियों को खदेड़ा गया है। इस वक्त की ज्यादा जानकारी के लिए इरशाद हमारे संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, सबसे पहले तो ताजा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी भी इनकाउंटर चल रहा है या फिर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? ताजा स्थिति क्या है?
जी बिल्कुल आशा, सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क ने ये खबर ब्रेक की है। हालांकि अगर हम जिले बारामूला से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे ये जो चिराकवारा नजी बटन का इलाका है, ये रियाश पजीर इलाके के साथ साथ घनी आबादी वाला इलाका है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लगाया फौज की जानिब से, उसके बाद जो है ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ। हालांकि ये बताया जाता है इसमें 3 जो है गैर मुल्की मिलिटेंट यानी कि पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो इसमें हलाक हुए हैं और भारी तादाद में जो है रिकवरी भी बरामद की गई और इसमें AK-47 पिस्टल मैगजीन, कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए और इसके साथ साथ एक पुलिस कर्मी जो है वो भी जान बाक हुआ है। हालांकि उसके साथ साथ देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बारामूला में। जो पुलिस यहाँ पे पुलिस एहलकार जिसकी शनाख्त हो अभी तक जो है नहीं हो पाई, ये कहाँ का रहने वाला है। हालांकि कुछ सोर्स ये भी बता रहे हैं ये श्रीनगर का रहने वाला है, नाम अभी जो है सामने नहीं आया। फिलहाल जो है यहाँ पे GMC ये बताइए कि पाकिस्तानी आतंकवादी बताए गए हैं। इरशाद, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल इरशाद, ये बताइए कि ये सब आतंकवादी पाकिस्तानी बताए गए हैं, रूट कौन सा लिया गया और बारामूला के करेरी इलाके तक कैसे पहुंचे हैं? क्या कोई मददगार था बीच में? पूरी तरह से परिस्थितियों को खंगालने की क्या सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस इलाके तक कैसे पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल आशा, ये पहाड़ी इलाके के साथ साथ घनी आबादी वाला इलाका है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ट्वीट पुलिस की जानिब से यानी कि IGP कश्मीर विजय कुमार की जानिब से जो ट्वीट किया गया, इसमें ये बताया गया कि 3 गैर मुल्की मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। हालांकि अभी तक जो है इनकी तस्दीक नहीं हो पाई ये किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं या LT से ताल्लुक रखते हैं या किसी और ममनुआ तंजीम से जो है ताल्लुक रखते हैं। अभी तक जो है पूरी डिटेल सामने नहीं आई, बल्कि जो पुलिस कर्मी जो है यहाँ पे हलाक हो चुका है उसका जो पोस्टमार्टम इस वक्त GMC बारामूला में चल रहा है। अभी उसके बाद जो है पूरा अपडेट जो है सामने आएगा। पुलिस भी जो है फौज ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई। हालांकि इसमें जो इनकाउंटर यहाँ पे हुआ इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ CRPF और SOG जम्मू कश्मीर पुलिस। और इसके साथ साथ अगरचे इस वक्त की सूरत हाल में आपको बता देना चाहता हूं कि इस इनकाउंटर के बाद जो है गोलियों का तबादला जो है वो रुक गया है। फिलहाल जो है इस वक्त बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जारी है। अगरचे हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये गुंजान आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे रोड के बिल्कुल बीच में ये जो मुठभेड़ यहाँ पे हुई, इसमें 3 मिलिटेंट के साथ साथ एक जो पुलिसकर्मी है वो हलाक हुए हैं। चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जिला बारामूला के करेरी इलाके के अंदर मुठभेड़ चल रही थी। फिलहाल वो बंद हो चुकी है और सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से जारी रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उन्हें यहाँ खदेड़ा गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ तक किस तरह से पहुंचे हैं, ये अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और उसके बाद लगातार आतंकवादी गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है, जिस पर आप देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से कमर कस ली है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से अब खबर जो है वो अमरनाथ यात्रा के हवाले से देखने को मिल रही है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है और जम्मू में यात्रा के आधार शिविर में मरम्मत का काम पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। आधार शिविर में रंग रोगन को भी लेकर आप देखिए किस तरह से काम चल रहा है और 30 जून को शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 11 अगस्त को समापन इसका किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए अमरनाथ यात्रा के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर कल भी बैठकों का दौर शुरू किया गया और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मंथन किया गया। लेकिन यहाँ आप ये भी समझिए कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है और जम्मू में यात्रा के आधार शिविर में भी काम को तेजी में लाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है। शिविर में मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। आधार शिविर में रंग रोगन को लेकर भी काम हो रहा है और साथ ही साथ 30 जून को ये यात्रा शुरू होगी और 15 अगस्त को इसका समापन भी होगा। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने यहां पर कमर कस ली है और आधार शिविरों को लेकर किस तरह से साज सजावट जो है वो की जा रही है। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितिका, किस तरह से अमरनाथ यात्रा को लेकर काम जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? जी आपको बता दूं, जम्मू और कश्मीर के लिए सेपरेट एडवाइजरी जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर निकाली गई है, जिसके चलते तमाम तैयारियां यहाँ पे शुरू की जा चुकी हैं। जम्मू का जो मेन पॉइंट माना जाता है, यहाँ से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री, पंजीकृत यात्री जो हैं वो इस यात्रा भवन में पहुंचते हैं। भगवती नगर यात्रा भवन जो है, यहीं पे पंजीकृत यात्रियों को यात्रा स्लिप जो है वो दी जाती है और उसी के बाद यहीं से बसों में बिठा के अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें आगे भेजा जाता है। यहाँ पे तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है रितिका, क्योंकि कल भी आप देख रहे थे कि रिव्यू मीटिंग किस तरह से की गई है एलजी प्रशासन की तरफ से भी। और अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो आतंकी गतिविधियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या लगता है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए भी कमर कसी जा रही है? जी, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से सीएपीएफएस की 350 कंपनियां जो हैं उन्हें नियुक्त किया गया है, जिन्हें 3 फेजेस में यहाँ भेजा जाएगा। फर्स्ट फेज में 200 के हिसाब से कंपनियां आएंगी और सेकंड और थर्ड फेज में 75 के हिसाब से यहाँ पे कंपनियों को भेजा जाएगा, जिसमें बीएसएफ, सीएसएफ और तमाम और भी बटालियन को ऐड किया गया है। टोटल 5 बटालियन है जिन्हें ऐड किया गया है और जिसके चलते यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो हमारी संवाददाता पूरी तरह से जानकारी दे रही थी कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और आधार शिविरों के अंदर भी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार चाक चौबंद रखी गई है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आप देखिए, जिस तरह से इंटरनेशनल नो प्लास्टिक डे पर प्लास्टिक का धड़ल्ले से यहाँ इस्तेमाल हो रहा है और सरकार की बड़ी बड़ी जो तकरीरें हैं उन पर अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। उन पर कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्लास्टिक और पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, जो नहीं किया जा रहा। हर जगह पर बाजारों में दुकानदार भी धड़ल्ले से इसका उपयोग कर रहे हैं। लगातार आप देखिए, इंटरनेशनल नो प्लास्टिक डे पर प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, यानी जो बड़ा दावा पेश किया जाता है उस पर कहीं ना कहीं आप देखिए मोहर अब किस तरह से लगती हुई नजर आ रही है। दावों की हवा यहाँ निकलती हुई नजर आ रही है। प्लास्टिक और पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन जो बिल्कुल भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। दुकानदार धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, बाजारों में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। और जहां प्रशासन बड़ा दावा पेश करती है कि आखिर प्लास्टिक पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन जमीनी सतह पर उतरकर आप देखिए तस्वीरें किस तरह से बदली सी नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल नो प्लास्टिक डे है और इंटरनेशनल नो प्लास्टिक डे पर प्लास्टिक का धड़ल्ले से किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इसी पर जानकारी लेंगे। जमशेद मलिक हमारे साथ राजौरी से जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से नो प्लास्टिक डे मनाने के लिए तो हर कोई आगे आता है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए अभी तक प्रशासन फेल साबित हो रहा है, आखिर क्यों? बिल्कुल गुरुजी, इसलिए कि हर बार आज के दिन इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे है और आज के दिन सिर्फ बड़े बड़े सेमिनार जरूर किए जाते हैं, मगर बंद कमरों के अंदर इस तरह के सेमिनार किए जाते हैं, मगर जमीनी सतह पर उनको किस तरह मिलाना है इसके लिए कोई काम नहीं किया जाता। आज भी धड़ल्ले के साथ राजौरी पुंछ के अंदर मोमिन लिफाफों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के हम हमेशा से देखते हैं, हालांकि कई बार देखते हैं या चेकिंग के दौरान कुछ जरूर जब किए जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट का जो काम था वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज हर जगह हम सेमिनार कमरों के अंदर मिलेगा जब तक ग्राउंड पर उसको अमल नहीं करवाया जाएगा। जमशेद, क्या लगता है कि यहाँ पर क्या प्रशासन और विभाग लगातार फेल हो रहा है? क्योंकि जो धड़ल्ले से दुकानदार और बाजारों के अंदर प्लास्टिक देखी जा रही है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। तो गुरुजी, इस पर रोक लगाने की राजौरी के अंदर प्लास्टिक की किया गया, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री उनको बंद किया जाता है। धड़ल्ले से राजौरी के अंदर इस तरह के काम देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक का हालांकि बैन लगाया गया प्लास्टिक के लिफाफे पर, उसके बावजूद धड़ल्ले के काम यहाँ प्लास्टिक के लिफाफे इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रशासन या समाज की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर बड़ी कार्रवाई की जाती तो इससे रोक लगाई जा सकती थी, क्योंकि ये आंखें बंद करके देखना का हर जगह आपको राजौरी आपको कुछ मंदिर के लोगों के हाथ में कोई चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आप देखिए रोक लगाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। घाटी में कश्मीरी पंडितों को आतंकियों और आप देखिए आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने के विरोध में आज जम्मू में कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रही कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक सतीश यहां पूरी तरह से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की वो मांग कर रहे हैं और सतीश ने सरकार से पीएम पैकेज के तहत घाटी में तैनात मुलाजिमों को घाटी से तबादला कर देश की अन्य जगहों पर तैनात करने की मांग कर दी। उन्होंने हर समुदाय के लोगों से टारगेट किलिंग का विरोध करने की भी अपील की।
है। मैं कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट का कन्वीनर हूँ। हमने आज यहाँ पे इजलास किया है। जो वहाँ पे पिछले 3 साल से किलिंग्स हो रही है, ये बात सच है। मिलिटेंसी में फ़र्क आया हुआ है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, मगर ख़ास तौर पर हमारी कम्युनिटी को बार बार टारगेट बनाया जाता है, उसके लिए हमें खेद है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए और हमारे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे धरने पर बैठे हैं, केपी पैकेज एम्प्लॉयज़, उनको रिलोकेट करे, हिंदुस्तान में किसी जगह भी भेजे ताकि वो महफूज रहे। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम अहिंसा परमो धर्मा पर चलने वाले लोग हैं, चाहे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है और भी एम्प्लॉयज़ है कश्मीरी जो पंडित है या कोई मेजॉरिटी में है जो मिलिटेंट की किलिंग है, हम सबको इकट्ठे निकलकर इसका मजम्मत करना चाहिए। तो एनवाईसी और रहबरे योजनाओं के तहत नियुक्त किए गए मुलाजिमों ने आज लगातार तीसरे दिन भी सरकार से रहमत करने की मांग करते हुए जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। और जम्मू में भाजपा मुख्यालय के बाहर सोमवार से डटे हुए इन लोगों ने ही सरकार से पुराना आदेश रद्द कर नया आदेश जारी करने और उसे लिखित में आश्वासन मांगा है और उनकी नौकरियों को कोई आंच नहीं आएगी, इस तरह से उसमें लिखा जाना चाहिए। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि लिखित में आश्वासन मिलने तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज तीसरा दिन है सर हमारा प्रोटेस्ट का यहाँ पे कंटिन्यू, और आश्वासन मिले यही मिल रहे हैं कि हमने बर्बली आश्वासन मिल रहे हैं हमें कि आपकी जो पोस्ट थी जैसे फ्रीज थी वैसे रखी गई हैं, लेकिन अभी तक हमें रिटर्न कुछ नहीं आया है। जब तक हमें रिटर्न नहीं मिलेगा हम यहाँ से इस जगह से नहीं उठेंगे। तब तक डिमांड हमारी ये है कि जो एक मेमो दिया था इम्प्लीमेंट होने के लिए, उसमें दिया था कि जो रहबरे खेल की पोस्ट है उनको डीफ्रीज किया गया है। वो पहली बात ये है उसको फ्रीज ही रखा जाए, और दूसरी बात हमारी रेगुलेशन पे बात थी, हमारे एज पर रूल हमें रेगुलाइज किया जाए। कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि हमें 2019 में अपॉइंट किया गया था एज ए रहबरे खेल स्कीम के तहत। हम फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, तो 4 साल अपनी सर्विस देने के बाद अब हमारा क्या कसूर है कि अब हमें ये जो हमारे पोस्टें फ्रीज़ करी हुई थी उनको डी फ्रीज़ कर रहे हैं। अगर वो पोस्टें डी फ्रीज़ करी जाएंगी तो जो हमारे लिए पोस्टें थी फ्रीज़ करी हुई थी, तो अगर वो डी फ्रीज करी जाएंगी, न्यू रिक्रूटमेंट होगी तो नए बच्चे लगेंगे, तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कौन सी पोस्टें सरकार ने रखी हैं? हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमें रेगुलाइज किया जाए और वो SRO 202 के तहत जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स हमें दिए जाएं। सर हम यहीं पे धरने पे रहेंगे, ठीक है? फिर गवर्नमेंट अपना काम छोड़ के, अपना सरकारी दफ्तर छोड़ के शमशान घाट में बैठ जाए। हमारी हर दिन एक डेड बॉडी उठेगी और शमशान घाट में वो डेड बॉडी को जलाएं, एक एक रहबरे खेल टीचर को। फिर वो अपने काम छोड़ दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी छोड़ दें, एक डेड बॉडी यहाँ से उठा के वहाँ पे जलाते रहें। मंजूर है गवर्नमेंट को? तो जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया है, लेकिन जम्मू के वार्ड नंबर 6 की बात करें, गुज्जर नगर के लोगों ने जम्मू नगर निगम के काम पर सवाल उठा दिए हैं। इन लोगों का आरोप है कि वार्ड में नालियों और गलियों की खस्ता हालत है और जगह जगह पर गंदगी फैली हुई है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जम्मू नगर निगम कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने वार्ड में हुए सीवरेज के निर्माण कार्य पर भी सवाल उठा दिए हैं और इन लोगों के मुताबिक ये काम बेहद घटिया तरीके से किया गया है, जिसके कारण लोगों के मकानों की बुनियादें भी कमजोर हो रही हैं। जब से यहाँ इलेक्शन हुई है तो हमने सोचा था शायद यहाँ काम अच्छे होंगे, तो जब से ये इलेक्शन हुई है तो हमें एक किस्म का कैद खाने में लाया गया है। मतलब जेल से बदतर हालत और जो जानवरों से बदतर हालत वो हमारे लोगों की है। 4 साल से हम कंटिन्यू यहाँ बोल रहे हैं, भाई जेईओ को बोल रहे हैं, कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी को हम बोल रहे हैं, यूईडी के जो जेई वगैरह हैं। पहले तो मैं यूईडी की बात करूं, यहाँ पे ठेकेदारी की है सारी अल्ताफ़ ने। जो ठेकेदार अल्ताफ़ है उसकी हमें नहीं ये पता किसके साथ कौन सी सेटिंग है। अब हमें ये साबित हो गया 4-5 दिन पहले, डिपार्टमेंट आज हमें कम से कम 2 महीने के लगभग हो गया जेई और अल्ताफ़ को फ़ोन करते हुए,
जो इन्होंने पैपे डाली हैं, ये ढक्कन तो आपको नजर आ रहे हैं, पैपे आपको नीचे नजर ही नहीं आएंगी। तो लोगों ने तो करलाना है। अब लोगों के मकान ये सारे गिर रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे जो आपको बताऊं, ये लाइन आ रही है, उसकी पाइप आनी चाहिए सीधे, सीधे के बजाय इन्होंने एल पाइप दे दी है। जेई को मैंने बोला, यार तू रब का वास्ता 1 मिनट मौके पे आके देख, तू कर या नहीं कर। कल को हम अगर पुल बंद करें, गुजरनगर को बताएं, आपके अफसर बोलेंगे किसको बताया किसको नहीं बताया। तो हमने जनाब आज तक वो जेई हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप भी फ़ोन ट्राई करके देख लो। काम तो कोई बड़ा सब स्टैंडर्ड किस्म का हुआ है, कैसे कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। कैसे पाइपें, ड्रेनेज और सीवरेज तो बड़ी नाकस हैं। कैसे इसका सारा पानी आपके सामने देखे बाहर आ रहा है। कुछ पानी ज़मीन के नीचे जा रहा है, लोगों की बुनियादें, मकान की बुनियादें ख़राब हो रही हैं, मकान ख़राब हो रहे हैं। कैसे चलना फिरना बाहर यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया, बीमारी फैल रही है। कैसे छोटे बच्चे वगैरह बाहर नहीं निकल सकते। कैसे यही बात है। कैसे इसका कैसे जल्द से जल्द इसका कैसे कोई इंतजार होना चाहिए, इसकी मरम्मत होनी चाहिए सही तरीके से। कैसे ऐसे कैसे 2-4 दिन पहले वो आदमी एक आया था, वो और उल्टा गंद डाल कर चला गया, और उखाड़ कर चला गया। कैसे कोई काम उसमें नहीं हो रहा, कोई इसको देख नहीं रहा है। देखिए 2 महीने हो गया सारी दुनिया ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜੋ ਦੇਖਾ ਤੁਮਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ बड़ी ये कि दिखी है देसी आनिए देखो तो सही साने हालत देखो साड़ी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।